एक वन आइड मैड नाइट, एक टू आइड मैड नाइट, थ्री फिंगर्ड एलिस और एक बिना बाल वाला टारगेरियन। अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम का थर्ड एपिसोड बहुत ही क्रेजी था। मेरा नाम है आयुष और आप हैं कुछ भी पे। आज इस एपिसोड में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम का थर्ड एपिसोड। सो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो बहुत हैवी स्पॉयलर्स होंगे। सो पहले जाके एपिसोड देखो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग के बारे में। इस एपिसोड में हमें एग की ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है। हमें यह पता चलता है कि एग असल में एक टारगेरियन है और वो मेकार का बेटा है। इसका मतलब वो एरियन टारगेरियन, जिसको एरियन ब्राइट फ्लेम टारगेरियन भी कहते हैं, वो उसका छोटा भाई है। और एपिसोड 2 में जिस बच्चे की, मेकार के जिन बच्चों के गायब होने की बात की गई थी, उनमें से एक यही है। अब क्योंकि हमें एग की ट्रू आइडेंटिटी पता चल चुकी है तो मैं उसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। एग, जिसका रियल नेम एगॉन टारगेरियन है और ये अपने नाम का पांचवा बंदा है, यानी एगॉन फिफ्थ टारगेरियन है, ये आगे चल के वेस्टरोस का राजा बनने वाला है। क्योंकि एग अपने पूरे लाइफ डंकन के साथ वेस्टरोस में इधर उधर घूमते हुए बड़ा हुआ। वो एक स्क्वायर था, इसलिए जब वो राजा बनता है तो वो आम लोगों के प्रति अच्छा बिहेव करता था। यहाँ तक कि जो फ्ली बॉटम के लोग हैं, जो लोग हैं वेस्टरोस के, वो भी एगॉन को बहुत अच्छा राजा मानते थे। एगॉन अच्छा राजा जरूर था, लेकिन वो टारगेरियन था। और टारगेरियंस जब गद्दी पे बैठते हैं, जब आयरन थ्रोन पे बैठते हैं, तो उनके ऊपर उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। और एगॉन भी उससे बच नहीं पाता है। उसके मन में भी ड्रैगन ड्रीम्स आते हैं और वो ड्रैगन के खोज के पीछे पागल सा हो जाता है। एगोन को सपना आता है कि वो ड्रैगन पा लेगा किसी तरह, और इसके इसके चक्कर में वो अपने पूरे परिवार को जला देता है। और ये थी ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल, जिसके बारे में आगे इसी एपिसोड में एक विच उसे बताती है कि वो जल के मरेगा। ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल एक बहुत खतरनाक घटना हुई थी वेस्टरोस में, जिसमें एग और उसका पूरा परिवार, पूरा लीनिएज विथ डंकन द टॉल, जो उस समय किंग्सगार्ड थे राजा के, वो सारे लोग उस समर हॉल महल में जल के मारे गए। उस पूरे आग का कांड के बाद वहां बचता है मैड किंग, उसकी वाइफ और उनका नवजात बच्चा, जो उसी दिन वहीं पे जन्म लेता है। प्रोफेसी थी कि इस आग से ड्रैगन जन्मेगा, जो एगॉन को लगा कि अगर वो जलाएगा पूरे सब लोग को, ड्रैगन एग्स से ड्रैगन निकल आएंगे। लेकिन असल में इसका मीनिंग था कि वहां रेगार टारगेरियन का जन्म होगा, जो मैड किंग का बेटा था, जो आगे चल के जॉन स्नो का बाप बनता है। वापस आते हैं इस एपिसोड पे। एपिसोड में हमें दिखता है कि एग ने लास्ट नाइट जोस्टिंग का टूर्नामेंट देखा था और अब वो परेशान है कि क्या वो एक अच्छा स्क्वायर बन पाएगा या नहीं। इसलिए वो सुबह उठते ही डंक के घोड़े थंडर को लेके जाता है और उसे ट्रेन करता है और खुद को ट्रेन करता है। इसी दौरान वो थंडर से बात करने की कोशिश करता है और वो बताता है कि कैसे उसके पिता कहते हैं कि घोड़ों से कोई बात नहीं करता। My father told me you should never talk to a horse. He said they're dumber than dogs and only understand the crop. But I don't think that's true. I think a horse doesn't want to be ordered about any more than a man does. इस सीन से हम ये समझ में आता है कि एग अपने पिता की तरह नहीं है। जब ये सब चल ही रहा होता है, उसी वक्त वहां आते हैं सर रॉबिन राइसलिंग, जिनकी आंखों पे एक आई पैच लगा होता है। और इस आई पैच को देख के एग उन्हें पहचान जाता है। सर रॉबिन राइसलिंग भी एक हेज नाइट थे और एग का उन्हें पहचान जाना ये दिखाता है कि कैसे वो भी बेलॉर टारगेरियन की तरह हर नाइट को पहचानता है और याद रखता है। सर रॉबिन राइसलिंग एक हेज नाइट थे जो कि रीच रीजन में रहते थे। उन्होंने कुछ सालों पहले एक जोस्टिंग टूर्नामेंट में अपना एक आंख गवा दिया था। इन्हें मैडेस्ट नाइट ऑफ वेस्टरोस कहा जाता है। एपिसोड में सर रॉबिन राइसलिंग कहते हैं कि We are a vessel for the warrior. When it is madness bid, it is madness delivered. वेस्टरोस में जो रिलीजन फॉलो किया जाता है उसे कहते हैं फेथ ऑफ द सेवन या सेप्टाज। यहाँ 7 डिफरेंट गॉड्स होते हैं। डेथ के लिए अलग गॉड, अननोन फियर के लिए अलग गॉड, स्ट्रेंथ के लिए अलग गॉड यानी वॉरियर्स, यानी जो नाइट्स होते हैं उनका एक अलग गॉड होता है। यहाँ सर रॉबिन राइसलिंग वॉरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर रॉबिन राइसलिंग को इस एपिसोड में दिखाया तो गया, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ये दिखाया जाना और उसका स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस ना होना, ये दिखाता है कि जरूर आगे के एपिसोड में इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके बाद के सीन में हमें दिखता है कि एग डंक के पास वापस आता है और डंक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सेविंग आती है, यानी कपड़े सिलना आता है, जिसका जवाब एग देता है कि उसे नहीं आता, जो कि एक और क्लू है एग के ट्रू आइडेंटिटी का। क्योंकि वेस्टरोस में जन्मे हर लो बॉर्न को कम से कम कपड़े सिलना तो जरूर आता है, लेकिन एक टारगेरियन प्रिंस को इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमें एग एक गाना गाते दिखाई देता है। Prince Baelor was the firstborn, Prince Maekar sprang out last.
Damon was the bastard, so they kicked his bastard. Grass is green in summer, green grass I adore. But grass is red all over when you kill a rebel. Horses die in battle, this battle was the front. Black Flag not a true born, he came from the wrong country, was in peril. और ये सॉन्ग है ब्लैक फायर रेबेलियन के द बैटल ऑफ रेड ग्रास के बारे में। ब्लैक फायर रेबेलियन डंकन एग के स्टोरी लाइन से लगभग 13 साल पहले हुआ है और यहाँ जो बैटल ऑफ रेड ग्रास है, इसको बैटल ऑफ रेड ग्रास इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 10,000 लोगों की मौत हुई थी और इतना खून बहा था कि पूरा घास का मैदान लाल हो गया था। ब्लैक फायर रेबेलियन टारगेरियंस के बीच में एक सिविल वॉर था कि उनका अगला राजा कौन बनेगा। एगोन द फोर्थ के बहुत सारे बास्टर्ड सन थे और लेजिटिमेट सन थे। जो लेजिट सन था डेरॉन टारगेरियन, वो अभी करेंटली बेलॉर और मेकार का फादर राजा है, लेकिन जो बास्टर्ड सन थे वो इनके खिलाफ रेबल कर देते हैं। इस ब्लैक फायर रेबेलियन का फाइनल बैटल ऑफ रेड ग्रास में हुआ था, जिसमें डेरॉन टारगेरियन जीत जाता है और ब्लैक फायर्स हार जाते हैं। डेरॉन टारगेरियन के जीत में प्रमुख भूमिका निभाई थी हैमर और एनविल। हैमर कहा जाता है बेलॉर टारगेरियन को और एनविल कहा जाता है मेकार टारगेरियन को। ये एक्चुअली में रेड ग्रास बैटल में टारगेरियंस का स्ट्रेटजी था कि मेकार एक बड़ी आर्मी लेके दुश्मनों की सेना के सामने जाएगा और सील्ड से उन्हें रोकेगा, बिल्कुल एक एनविल की तरह। और बेलॉर एक ताकतवर और फुर्तीली सेना लेके दुश्मनों को पीछे से घेरेगा और उन पे आक्रमण करेगा, जस्ट लाइक एन हैमर। तो इसे हैमर एंड एनविल स्ट्रेटजी कहा गया। अगर आपको ब्लैक फायर रेबेलियन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए, पूरा उस ब्लैक फायर रेबेलियन को एक्सप्लेन करते हुए, उसके सारे बैटल्स को एक्सप्लेन करते हुए, स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करते हुए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं। इसके बाद हमें एपिसोड में दिखता है कि डंक परेशान है क्योंकि अब तक उसके पास उसके सिजल वाला सील्ड नहीं है, आर्मर नहीं है, जो कि वो एग को कहता है कि लेके आना है। एग उसे बोलता है कि इतनी क्या जल्दी है, आज हमारा टूर्नामेंट नहीं है। The first challenge goes to Knights of High Birth and Renown. Are you a Knight of High Birth and Renown, sir? Wait, so एपिसोड में अगला मेजर इवेंट था बैटल ऑफ हम्फ्रीज। हमें पहला जोस्टिंग टूर्नामेंट दिखता है जिसमें 2 हम्फ्री ब्रदर्स आपस में लड़ रहे हैं, हम्फ्री बीसबरी वर्सेस हम्फ्री हार्डिंग, जिसे हम्फ्री हार्डिंग जीत जाते हैं। बुक्स में इस जोस्टिंग मैच को नाम दिया गया है बैटल ऑफ हम्फ्रीज। इसके बाद इस एपिसोड में हमें दूसरे टूर्नामेंट की झलक मिलती है जो कि होता है बिटवीन सर एंड्रो एसफोर्ड, जो कि लॉर्ड एसफोर्ड के बेटे हैं, और वर्सेस स्टेकवर्थ, जिसे ऑब्वियसली सर एंड्रो एसफोर्ड जीत जाते हैं। इसी टूर्नामेंट के दौरान हमें डंक और एक पवेलियन में दिखते हैं एंजॉय करते हुए। डंक एक की मिमिक्री करते हुए बोलता है कि कैसे वो एक ग्रेप ईटिंग हाई बॉर्न बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है और हार्ड सॉल्ट बीफ नहीं खाता। ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती कितनी अच्छी होते जा रही है। जिसके बाद हमें दिखता है कि डंक और एक टूर्निंग ग्राउंड के बाहर बैठ के बात कर रहे होते और डंक एक को ये प्रॉमिस करने ही वाला होता है कि वो आगे भी उसका स्क्वायर बना रह सकता है। तभी वहां आ जाता है प्लमर, द मास्टर ऑफ गेम्स। प्लमर डंकन को ये बताता है कि कैसे हाउस एसफोर्ड डेब्ट में डूबा हुआ है और इस डेब्ट से निकलने के लिए लॉर्ड एसफोर्ड के पास एक प्लान है। लॉर्ड एसफोर्ड के बड़े बेटे सर एंड्रो एसफोर्ड डंक के साथ मैच फिक्स करेंगे क्योंकि एंड्रो एसफोर्ड में लोगों के फेवरेट हैं, तो सभी लोग उनके फेवर में बेट करेंगे। लेकिन अगर वो डंक उन्हें हरा देता है या फिर वो डंक से जानबूझ के हार जाते हैं तो हाउस एसफोर्ड को बहुत सारा पैसा मिलेगा। बदले में डंक को भी कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन डंक इसके लिए मना कर देता है। I do not want a victory that I have not earned. ऐसा कोई सीन बुक में तो नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है डंक के कैरेक्टर डेवलपमेंट को। इसके बाद हमें एपिसोड में दिखता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जोस्टिंग टूर्नामेंट, जिसमें चैलेंजर है एरियन ब्राइट फ्लेम टारगेरियन। यहाँ पे मैं जरा सा आपको बताऊं कि जोस्टिंग टूर्नामेंट एक्चुअली में होता कैसे है। जो लॉर्ड टूर्नामेंट करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है, इसका सबसे पहले तो एक रीजन चुना जाएगा। यहाँ पे हमें मालूम है कि लॉर्ड एसफोर्ड अपनी बेटी के 13th नेम डे यानी 13th बर्थडे के दिन ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। अब जो लॉर्ड ये टूर्नामेंट करा रहा है वो 5 चैंपियन चुनेगा, अपने बेटी का 5 चैंपियन। ये 5 नाइट होंगे जो लॉर्ड एसफोर्ड के हिसाब से सबसे बेस्ट नाइट है। अब पूरे वेस्टरॉस के नाइट्स एक एक करके आएंगे और उन 5 में से किसी एक को चैलेंज करेंगे और वो नाइट को कहा जाएगा चैलेंजर। वो इन 5 में से किसी को भी चैलेंज कर सकता है। अगर वो चैलेंजर जीत जाता है तो वो चैंपियन को रिप्लेस कर देगा। इस सीन में हमें दिखता है कि एरियन टारगेरियन वलार टारगेरियन के टेंट के सामने जाके खड़ा हो जाता है अपने चचेरे भाई के सामने, और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये उसे चैलेंज न कर दे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आज नहीं, और वो आगे जाके सर हम्फ्री हार्डिंग को चैलेंज करता है। अगर आप इस एंगल में देखें तो आपको 5 चैलेंजर के टेंट्स दिखेंगे। पहला तो हो गया वलार टारगेरियन, दूसरा है सर हम्फ्री हार्डिंग, तीसरे हैं सर लायनल बराथियन यानी अपने लाफिंग बराथियन, चौथे हैं सर एंड्रयू एसफोर्ड लॉर्ड एसफोर्ड के बड़े बेटे,
और पांचवे हैं लियो लॉन्गहॉर्न टायरल, जिसे एपिसोड 2 में हमें देखा था, जिनसे डंक बात करने गया था। एरियन टारगेरियन और सर हम्फ्री हार्डिंग के बीच जोस्टिंग टूर्नामेंट शुरू होता है और एग चिल्लाता है कि किल हिम किल हिम। अब देखो, जोस्टिंग टूर्नामेंट में एक नाइट दूसरे नाइट को मार नहीं सकता है, ना ही वो किसी तरह से उसके घोड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एग का किल हिम बोलना डंक को अच्छा नहीं लगता और वो एग को डिस्गस्टेड देखता है। लेकिन हमें आगे एपिसोड में दिखता है कि इस जोस्टिंग टूर्नामेंट का रिजल्ट ये होता है कि एरियन हम्फ्री हार्डिंग के हॉर्स को स्टैब कर देता है और उसके उसके गिरने की वजह से हम्फ्री हार्डिंग का एक लेग क्रश हो जाता है, जिसे देख के वहां मौजूद सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एंटी टारगेरियन सेंटिमेंट्स पूरे वेस्ट्रोस में फैल चुका है कि टारगेरियन सिर्फ रूल करते हैं और अय्यासी करते हैं और हम पे क्रूरता करते हैं। ऐसे में एरियन टारगेरियन का ये कांड भीड़ को गुस्सा दिला देता है और भीड़ टूर्नी ग्राउंड में घुस आती है, यहाँ तक कि एक एरियन टारगेरियन पे एक पत्थर भी मारता है, जिसके बाद एस्वर्ड के गार्ड और नाइट गार्ड को आना पड़ता है उन्हें रोकने के लिए। डंक एंड एग भी वहां से निकल जाते हैं और डंक एग को बताता है एक स्क्वायर को इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये सब मिसहैप होता रहता है, जिसपे एग बोलता है कि ये कोई मिसहैप नहीं था। इसके बाद इस एपिसोड का इंपॉर्टेंट सीन था जिसमें लायनल बरैथियन और मैनफ्रेड डंडारियन एक गाने पे डांस कर रहे हैं जिसका नाम है एलिस थ्री फिंगर्स। इस गाने को सुन के एग डंक से पूछता है कि क्या एलिस नाम की सही में कोई लड़की थी। एलिस थ्री फिंगर्स की स्टोरी वेस्ट्रोस में सही में एग्जिस्ट करती है। एलिस वेस्ट्रोस में रहने वाली एक लो बॉर्न लड़की थी जो बिना अंगूठे के पैदा हुई थी। बाद में उसका एक और उंगली काट दिया गया था, जिसके कारण उसके पास बस 3 उंगलियां आ गई थी। लेकिन माना जाता है कि वो वेस्ट्रोस की बहुत अच्छी वैश्या थी। जिसके बाद डंक और एग वहां से निकल जाते हैं और उन्हें दिखती है एक अजीब सी लेडी जो उनका फ्यूचर बताती है। डंक को देख के वो बोलती है कि तुम बहुत अमीर नाइट बनोगे और एग को वो बोलती है कि तुम आगे चल के राजा बनोगे जो अपने ही आग में जल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको समर हॉल की स्टोरी बताई। इसके बाद हमें दिखता है रेमन फॉसवे जो डंक को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाता है और एक जाता है टेंसल के पास पपेट शो देखने। रेमन फॉसवे से बात के दौरान ये पता चलता है कि वेस्ट्रोस में एंटी टारगेरियन सेंटिमेंट कैसे फैल रहे हैं। ब्लैकफायर रेबेलियन के होने के बाद सारे लोग टारगेरियंस के पक्ष में नहीं है। वो ये मानते हैं कि टारगेरियन राजा अय्यास होते हैं और क्रूर होते हैं। डंक और रेमन बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि वहां अचानक से हाफता हुआ एग आता है और वो बोलता है कि जल्दी चलो, वो टेंसल को मार रहा है। जब डंक टेंसल के पास जाता है तो वो देखता है कि एरियन टारगेरियन टेंसल को तंग कर रहा था और वो उसका उंगलियां काट देता है, क्योंकि टेंसल ने अपने प्ले में एक इंसान को ड्रैगन को मारते हुए दिखाया, लेकिन एरियन टारगेरियन ये मानता है कि कोई भी इंसान ड्रैगन को मार नहीं सकता। एरियन टारगेरियन टेंसल को मार ही रहा था, ये देख के डंक बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अटैक कर देता है एरियन टारगेरियन, प्रिंस एरियन टारगेरियन पे। जिसके बाद एरियन टारगेरियन के बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए डंक को संभालना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इस अटैक के कारण एरियन टारगेरियन का एक दांत टूट जाता है। इसलिए वो आदेश देता है अपने गार्ड्स को कि तुम डंक के सारे दांत तोड़ दो। लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड्स डंक को कुछ करते, पीछे से आता है एग और वो आदेश देता है उन गार्ड्स को कि रुक जाए, वरना उन्हें उनके पिता का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ रिवील होता है कि एग कोई आम बच्चा नहीं बल्कि वो एक टारगेरियन प्रिंस है। एरियन उसे देखते ही पूछता है कि तुम्हारे बाल कहाँ गए, और एग बोलता है कि, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। आप हमें कमेंट बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले इसी एपिसोड के बारे में एक लाइव डिस्कशन किया था इसी चैनल पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। इन सब के अलावा गेम ऑफ थ्रोन के पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री समझाते हुए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स वीडियो बनाया था, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उस वीडियो में, उस 30 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने 40,000 साल की पूरे वेस्टरोस की हिस्ट्री बताई थी। लेकिन बहुत से लोग का कहना है कि हर एक इवेंट को डिटेल में बताओ, तो उसके लिए हमारा पहला एपिसोड, जिसमें हम लोग अराइवल ऑफ फर्स्ट मैन, द लॉन्ग नाइट से लेके एंडाल इन्वेजन तक की बात करेंगे। उस वीडियो में हम लोग जो भी बात करेंगे वो बेस्ड होगा इस बुक पे। सो अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आते हैं तो वो वीडियो थर्सडे को आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नाइट ऑफ 7 किंगडम के एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन में। बाय बाय।